जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी ने बहुप्रतीक्षित जो वैकेंसी थी बीएसएससी सीजीएल थर्ड की, उसे आखिरकार कल यानी कि 6 अप्रैल को पब्लिश कर दिया। हालांकि फॉर्म भरने की जो तारीख है उसकी तारीख अब स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि इसकी जो डेट है वो 14/4 से ये स्टार्ट होगी और 17/5 तक फॉर्म भरी जाएगी। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानने चाहिए, और उन महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपको बहुत ही ज़रूरी है जानने। क्योंकि बीएसएससी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिस बिंदु पे आज बात करने वाले, जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं, उसकी जानकारी नहीं होने के एवज में जो दोस्त छात्रों को जो है कि लास्ट मोमेंट में पूरा कंपटीशन निकालने के बाद ही बाहर होना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जो जिस कैटेगरी का आरक्षण का लाभ लेता है, ये रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए और कब तक का बना होना चाहिए, इन सारी मुद्दों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन देना था आप सभी को। इन्फॉर्मेशन यह है कि अगर आप बीएसएससी से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर बीएसएससी सीजीएल थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं फुल ऑन तरीके से, तो आप हमारे चैनल रिजल्ट क्रैकर को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं वहाँ पे फुल लेंथ जो कोर्सेज होंगी वो मैं स्टार्ट करूँगा, और एकदम सटीक ढंग से बीएसएससी सीजीएल थर्ड की वहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पीडीएफ वगैरह पाने के लिए आप हमारे स्टूडेंट स्टडी का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही बीएसएससी सीजीएल थर्ड का एक ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड में आरक्षण का जो नियम है किस प्रकार से जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं उन पे लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विज्ञापन में दूसरे पेज पे ही देखिए, यहाँ पर आपका आरक्षण का जो है कि लाइन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात समझ लेना चाहिए और एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ना भी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, एवं उन्हें सामान्य अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि अगर आप दावा नहीं करते हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा, ना कि किसी आपको आरक्षण श्रेणी में रखा जाएगा। और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सभाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। एक बार कंफर्म समझ लीजिएगा यहाँ पर कि राज्य के अगर मूल निवासी हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक बार मैं फिर से कंफर्म करा दूं कि अगर आप बिहार के बाहर के छात्र हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिहार के बाहर के एससी हैं, एसटी हैं तो आपको बिहार में एससी एसटी का लाभ मिलेगा या ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल जाएगा या आपको ईबीसी बीसी का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में काउंट किया जाएगा। और देखिए, बिहार राज्य के बाहर के निवासी को देखिए यहाँ पे आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने समय आपको जो है कि अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो इसमें आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना कर रखना होगा, जो कि आपको वहाँ पे नंबर डालना होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप जिस भी स्टेट के हैं तो आपको अस्थायी प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र का एक सर्टिफिकेट बना लेना होगा, और वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिलअप करना होगा। कहाँ से बनवाए हैं, देखिए यहाँ लिखा गया है कि कहाँ से बनवाए हैं, निर्गत करने वाला प्राधिकार, यानी कि आप अगर डीएम से बनाए, एसडीएम से बनाए हैं, और अगर आरओ लेवल है, सीओ लेवल है, तो जहाँ से भी बनवाए हैं तो उसका पदनाम अंकित करना अनिवार्य होगा। और देखिए, सेकंड लाइन कहता है यहाँ पर कि आरक्षित कोटि के अधीन अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुपूर्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करेंगे, और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, और किसी भी त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा जो है कि नहीं मान्य होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो अब डॉक्यूमेंट्स कब तक का होना चाहिए एक बार मैं क्लियर कर दूं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट जो होती है जिस किसी भी फॉर्म को भरा जाता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का जो डॉक्यूमेंट्स मान्य होता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप एक बार देख लीजिए, 17/5 तक का ये लास्ट डेट है। तो इस लास्ट डेट तक आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, ऐसा नहीं कि आप 17 तक का वेट कीजिए
जल्द से जल्द बनवाइए, क्योंकि ये वैकेंसी अगर छूट गया दोस्तों और बाद में आप पता चला कि आप फॉर्म भर दिए हैं, बाद में आपसे मांगा गया, आप दे नहीं पाए, तो ये दिक्कतें आपको आएंगी। ये सारी चीज़ हो गई। और देखिए बताया गया है कि अगर आप गलत देते हैं, आरक्षण का दावा करते हैं, तो आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अब आते हैं अनुसूचित जाति पर। तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए देखिए यहाँ पे SC और ST छात्र जो हैं उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो है कि अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो काउंसिलिंग के समय जो है कि दिखाने होंगे। तो देखिए समक्ष प्राधिकार का मतलब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। समक्ष प्राधिकार का मतलब होता है कि बिहार की बात करें तो RO लेवल अभी समक्ष प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है कि SDM है, DM है, ये सारे आते हैं। अगर आपके पास RO लेवल का है तो फिर उसको SDM लेवल का बनाइए, फिर DM मतलब बना करके आपको रख लेना है फॉर्म भरने से पहले। और जब फॉर्म भरते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना होगा। तो ये SC ST की बात कर ली हमने। अब यहाँ पे BC EBC की बात करें तो देखिए ये BC EBC का मामला देखिए अभी इंटर लेवल में भी ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए अगर आप इस श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इस आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। और आपके पास देखिए यहाँ पर जो है कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किस चीज़ का, तो निवास का होना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है और 1 साल पुराना है तो आपको 18B फॉर्म भरना होगा। कब? तो ये जो है काउंसलिंग के समय ये भरना होगा। तो ये चीज़ आपको, अगर आपको दिक्कत आती है कि 18B क्या है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि अगर आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के 1 साल पुराना, इससे ज़्यादा पुराना है तो आपको 18B फॉर्म भराया जाएगा काउंसलिंग के समय में। तो 18B कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस बताना होता है कि हमारे पास पुराना है और मैं इस आरक्षण के अंतर्गत आता हूँ, इस जाति के अंतर्गत आता हूँ। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है 18B भरने में, लेकिन अभी भी समय है, आप नया बनवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग भारत सरकार करते रहते हैं, भारत सरकार का न्यू NCL मान्य है कि नहीं, पुराना NCL मान्य है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देखिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित। तो देखिए अभी समय है तो आप राज्य सरकार का डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। हालांकि भारत सरकार का भी मान्य होता है, लेकिन आप राज्य सरकार का बनवा लेते हैं तो अपने आप को संतुष्ट और सेफ महसूस कीजिएगा। इसके बाद देखिए आरक्षण का दावा का जो अब महिलाओं की बात कर ले, जो विवाहित महिलाएं हैं, तो अगर आप दावा करती हैं आरक्षण का तो आपका जो जाति होगा या NCL होगा आपके पिता का नाम का होना चाहिए या पिता के पते से निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका हस्बैंड अगर गोपालगंज जिले में शादी हो गई है तो हस्बैंड वहीं के हैं तो आप वहाँ से बनवा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, आपका जो है कि मायका जो है कि पटना में है और शादी होती है गोपालगंज जिले में, तो आपका जो अगर SC ST है, EBC का है, NCL है, जो भी है, आपका पटना जिला का होना चाहिए, ना कि गोपालगंज का होना चाहिए। तो महिलाएं छात्र जो विवाहित हैं इस चीज़ का ध्यान देंगी। इसके अलावा देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 16/144, तो इसमें भी देखिए नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन के लिए जो बीच में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है कोई भी चीज़। अतः प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करें वही मान्य होगा। यानी कि PT का जो आप ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लास्ट डेट PT का फॉर्म जो अभी भरा जाएगा 17 तक, उसके लास्ट डेट तक जिस श्रेणी में रहेंगे उसी का मान्य होगा। अगर भाई दबे जैसे एग्जाम्पल ले लेते, कोई किसी कास्ट का, जैसे बीच में हुआ था कि तेली तमोली जो कास्ट है उसको EBC में डाला गया, तो बाद में डाला गया उसका मान्य नहीं होगा। जो पहले यानी कि PT के फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक 17/5 तक रहेंगे जिस श्रेणी में, उसी श्रेणी का आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देखिए यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर 36 आरक्षण दिए हैं। विभागों से प्राप्त याचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के हेतु आरक्षित पदों की संख्यावार, विभागवार, पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि किसी रिक्ति उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य प्राप्त कारणों से भरा नहीं जाएगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति में अग्रणित की जाएगी। यानी कि अगर जो फिजिकल हैंडीकैप छात्र हैं अगर नहीं इसमें आ पाते हैं तो जो नियुक्ति है, जो वैकेंसी है, उसको जो है कि आगे दूसरी बहाली में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह का ये जो है कि आपका जो है कि बना कर देना है, जिसमें आपको अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। अगर देखिए इसमें क्या होता है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जो है कि रिन्यूअल कराना होता है, अगर रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा देखिए कुछ पोस्ट है जिसमें बहुदिव्यांगों के लिए भी पद निर्धारित है, जिसमें योजना सहायक है, अंकेक्षक है। तो उसमें भी आपको देखिए यहाँ पर जो बहुदिव्यांगता का दावा करते हैं उनके पास जो है कि अधिकार नियमावली 17 में वर्णित देखिए यहाँ पर फॉर्म 6 में समक्ष प्राधिकार द्वारा आपको बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है कि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जो है कि आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इसके अलावा देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी नाती नतनी पोते पोती उनके लिए भी आरक्षण का लाभ दे है 2%। देखिए यहाँ पर तो वैसे जो उनके जिन केंद्र द्वारा पेंशन भी स्वीकृत है तो उनके लिए भी यह डॉक्यूमेंट्स बनेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें जो है कि आरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथ ही देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, महिलाओं के लिए तो 35% का आरक्षण है यहाँ पर। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या इतना 15/2/2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं समूह के सभी स्तरों में सभी प्रकार की सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं जो है कि आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण जो है कि प्रदान किया जाएगा। और क्षैतिज आरक्षण का जो है कि जो आरक्षित पद है वो भी दिया गया है। तो ये 35% आरक्षण का लाभ महिलाओं के लिए है। EWS के लिए भी देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, 10% का लाभ आपको ही मिलेगा। आप भी डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लीजिए, अन्यथा फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर जो प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए बाद यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि देखिए यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आरक्षण के लिए है, बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए और मैंने इसको समझाया। अगर इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कि सवाल लिख करके पूछ सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हमने देखा है BSSC इंटर लेवल में फॉर्म भरने के टाइम फॉर्म तो आप लोगों को भर दिया, लेकिन आज की तारीख में देखिए कि यह मामला कोर्ट में है, कितना लंबा प्रक्रिया चल रहा है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ हैं वो भी डर रहे हैं और जो जिनके पास न्यू एनसीएल है वो भी डर रहे हैं। तो ऐसा स्थिति ना क्रिएट हो BSSC CGL 3rd में, इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर करा लीजिए। धन्यवाद।